गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में विद द रेफरेंस टू द प्रदीप फंडामेंटल। यहाँ पर हम आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 4 और उसका थर्ड जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो है इस यूनिट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एसी जनरेटर, जिसका नाम क्या है? एसी जनरेटर मींस ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये यूनिट नंबर 4 है, इसका जो सी चैप्टर है, इसके अंदर दो टॉपिक हैं, एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर इनमें से पूछा ही जाता है। क्वेश्चन जो है वो इनसे रिलेटेड जरूर पेपर में आते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में एसी जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एसी जनरेटर है वो होता क्या है। तो एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन आएगा? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल को। अब आप कहोगे कि सर मैकेनिकल कैसे हुआ? तो जनरेटर का नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा होगा, और शादी का जो प्रोग्राम होता है उनमें भी डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है जनरेटर। और भी बहुत सारे यूजेज हैं जिनमें जनरेटर का यूज किया जाता है। और जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहां भी एक प्रकार से एक जनरेटर ही होता है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है वो प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। तो वो जनरेटर है, उसमें क्या है, जैसे हम शादी वगैरह में आपने देखा होगा जनरेटर, जिसमें हम क्या डालते हैं? डीजल डालते हैं। क्लियर? तो डीजल डालने से क्या होता है, उसके अंदर इंजन होता है, वो आर्मेचर, मतलब इसकी जो क्वाइल होती है जनरेटर की, जिसके बारे में हम ही डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन में, उसको क्या करता है? रोटेट करता है वो इंजन। तो रोटेशन हो रहा है, वहां पर रोटेट करेगा, रोटेशन हो रहा है, तो वो एक क्या, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? वो मैकेनिकल एनर्जी, रोटेट करवा रहा है उसको। फिर उससे हमें क्या मिलती है? ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। क्लियर? इसी प्रकार जैसे हाइड्रो जनरेटर होते हैं जिनमें वाटर का यूज किया जाता है, वाटर गिराया जाता है, फॉल किया जाता है, जिसकी वजह से वो क्वाइल है वो क्या करती है? घूमती है। तो वो कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। तो उसको हमने क्वाइल जो होती है जनरेटर के अंदर, उसको रोटेट करना है। रोटेशन जो है वो क्या है? एक प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। क्लियर? तो ये तो बात ही डेफिनेशन की। फिर से मैं जो प्रॉपरली आपने नोट्स में लिखनी है वो डेफिनेशन क्या लिखनी है? एसी जनरेटर is a machine or you can say that a device which convert mechanical energy into electrical energy। तो ये आपकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद इसके बारे में आता है इसके प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ये किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, मतलब इसका सिद्धांत क्या है, किस बेस पर ये है ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, एसी जनरेटर जो है वो काम करता है। तो ये बेटा काम करता है ईएमआई के ऊपर। ईएमआई पैसे वाली ईएमआई नहीं कि कोई चीज खरीदी वो ईएमआई नहीं। ई का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो, एम का मतलब मैग्नेट, और आई का मतलब होता है इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के बेस पर यह काम करता है, जो कि इस यूनिट की स्टार्टिंग में ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्मेशन में ईएमआई बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड आपको पता है फैराडे और हेनरी ने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी किया था, और इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। मैं आपको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होता है। फिनोमिनॉन इन विच द ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कब इंड्यूस्ड होता है? जब वहां पर कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जब चेंज होती है, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो उस फिनोमिनॉन को, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फैराडे से रिलेटेड दो लॉ भी आपने इसमें पढ़े थे, जिनका यूज हम यहां पर करेंगे। पहला लॉ तो क्या था कि ईएमएफ है वो कंटिन्यूसली इंड्यूस्ड होता रहेगा जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्वाइल चेंज होगा। जब तक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, क्वाइल के लिंक्ड है वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा।
तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होता रहेगा। दूसरा जो लॉ पढ़ा था हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जिसमें आपको बताया गया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपने पढ़ा था, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बारे में आपने डिस्कस किया था। तो ये सारा किसके अंदर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी के बेस पर एसी जनरेटर है वो काम करता है। अब आप कहोगे कि सर लिखें क्या प्रिंसिपल में? प्रिंसिपल में लिखना है कि द एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिनन के बेस पर काम करता है, जिसमें ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड टिल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो ये आपके पास क्या हुआ? इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जिसके बेस पर ये काम करता है। इसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास अगला आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन का। किसकी बात आती है? कंस्ट्रक्शन मींस यहां पर किस बेस पर ये काम करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी बनावट क्या है, कि जो एसी जनरेटर है वो कैसा दिखता है, क्या इसकी बनावट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी बनावट क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप इसको नोट्स में। सबसे पहले जो बात आती है कि इसके अंदर एक कॉइल होती है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ऐसे बनाएंगे। मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं कि कैसे आपने इस डायग्राम को बनाना है। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। कॉइल का क्या नाम है? ए, बी, सी, डी, जिसको बेटा यहां पर मैं साइड में लिखता भी जाता हूं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो पहली पॉइंट है वो क्या है? ए, बी, सी, डी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्मेचर। ए, बी, सी, डी क्या है? आर्मेचर है। अब आर्मेचर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन और इसके बारे में साथ के साथ मैं डिस्कस करता जा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट, बाद में बात करेंगे। ए, बी, सी, डी हमने लिया, ये इसको हम आर्मेचर कहते हैं। पहला पॉइंट है आर्मेचर क्या होता है कि आर्मेचर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर वाउंड ओवर ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर जो होती है उसके ऊपर क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। किसके? कॉपर वायर के, विच इज इंसुलेटिंग। जैसे वर्ड यहां पर यूज हो रहा है इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ये नहीं कि कॉपर वायर इंसुलेटेड है, नहीं। कॉपर वायर जो है, जो आप उसको वाउंड कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इंसुलेटेड है। जो कॉपर वायर होगा उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग की स्प्रे की हुई होती है, ताकि जब आप उसको वाउंड करें तो एक वायर दूसरे वायर से टच, वो फिजिकली तो टच हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिकली टच ना हो। क्लियर? तो इसलिए उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर बोलते हैं। मतलब उसमें से करंट पास होगा लेकिन बाहर से वो क्या है? इंसुलेटिंग स्प्रे की हुई होती है, इसलिए उसको इंसुलेटेड कॉपर वायर बोलते हैं। क्लियर? लैमिनेटेड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो आर्मेचर है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। जैसे ये सॉफ्ट आयरन कोर है कोई भी, इसके ऊपर वायर वाउंड कर दिया, कॉपर वायर। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है, जिसको मैंने ए, बी, सी, डी से रिप्रेजेंट किया। इसके बाद ये जो आर्मेचर है बेटा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। जैसे यहां पर आपके पास साउथ पोल, यहां पर आपके पास नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ और साउथ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड जो हमारे पास पॉइंट होगा वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल आपके पास दर्शाए गए हैं। अब ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जिसमें हम ही आप बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के बेस पर बात करता है। तो इसकी वर्किंग में हम डिस्कस करेंगे
कि ये नॉर्थ और साउथ है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या काम आएगा? तो ये काम आएगा, वैसे मैं आपको हल्का बता देती हूँ क्या काम आएगा, फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। कॉइल के ऊपर फोर्स है वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से कॉइल है वो घूमेगी और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, करंट। ये हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले ये कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसके बाद यहां पर हम कहते हैं कि ये जो कॉइल है ना, ये आर्मेचर, ये एक एक्सिस के अराउंड में घूमेगा। किसके अराउंड में घूमेगा? एक एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कहते हैं जिसे। क्लियर? इसके बाद यहां पर जो ये आर्मेचर है, इसके अंदर ए टर्न जो है, इसके साथ एक रिंग लगी हुई होती है बेटा। क्या लगी होती है? रिंग। ये रिंग जिसको हमने R1 नाम दे दिया। R1 क्या है? रिंग है। इसी प्रकार जो ये सेकंड एंड है, इसमें भी क्या लगी होती है? रिंग होती है। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास R1 एंड R2, ये क्या है? रिंग्स है। क्या है? रिंग्स। रिंग्स क्या काम आएंगे भैया? ये रिंग्स जो हैं, जब ये कॉइल है यानी ये जो आर्मेचर है घूमेगा, तो कंटिन्यूसली ये जो वायर हैं दोनों एंड के, ये इसके साथ टच रहेंगे रिंग पे। क्योंकि अगर आप रिंग नहीं लगाएंगे तो ये घूमेगा तो सारा वायर है वो क्या होगा, एक जगह लिपट जाएगा, और रिंग है वो क्या होगी ना, सॉरी आर्मेचर है वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये रिंग के साथ कंटिन्यूसली टच होता रहेगा। ये रिंग है जैसे, तो ये घूमेगा तो ये कंटिन्यूसली रिंग के साथ क्या रहेगा, टच रहेगा। तो यहां पर ये इजिली जो है वो टर्न कर सकता है। अब इन रिंग जो हैं R1 और R2, इनके साथ ब्रशेज लगी हुई होती हैं। क्या लगी होती हैं? ब्रशेज। B1 नाम दे देता हूं। इसी प्रकार यहां पर इसके साथ टच होती है, जिसको नाम दे देता हूं B2। तो फोर्थ जो यहां पर कंस्ट्रक्शन में काम आता है वो आता है B1 एंड B2। B1 और B2 क्या है? ब्रशेज है। क्या है? ब्रशेज, जो कि रिंग के साथ कंटिन्यूसली ये टच होती है, रिंग के साथ टच होती हैं। और इन ब्रशेज के थ्रू हम आउटपुट लेते हैं बेटा। ये जो ब्रश हैं इनके थ्रू हम क्या लेंगे? आउटपुट। क्लियर? और आउटपुट यहां से लेंगे तो इसके साथ यहां पर हम क्या लगा देंगे? लोडेड रेजिस्टेंस जो है वो हम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लोडेड रेजिस्टेंस है वो हम लगा देंगे। क्लियर? तो एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। ABCD आर्मेचर लेना है, इसके साथ ये रिंग जुड़ी हुई है R1 और R2, और रिंग जब रिंग इनके साथ टच है तो जब ये घूमेगा तो कंटिन्यूसली रिंग है वो, ये वायर जो है, ये एंड पॉइंट है, ये किसके साथ है? टच, रिंग से। और रिंग है वो किसके साथ है? ब्रशेज। ब्रशेज क्या होती हैं? फिक्स होंगी। ब्रशेज नहीं घूमेंगी। ब्रशेज है वो क्या है? फिक्स है। इनके साथ कंटिन्यूसली क्या रहेंगी? रिंग है वो टच में रहती है। ठीक है? तो जब ये घूमेगा तो कंटिन्यूसली रिंग टच में रहेंगी और यहां से हम प्रॉपरली आउटपुट ले सकते हैं। इसी प्रकार B2 है, यहां पर जो ब्रश है वो B2 वो भी फिक्स है। क्लियर? रिंग है कंटिन्यूसली इसके साथ क्या है? टच में होती है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब ये तो बात हुई थी किसकी? कंस्ट्रक्शन की। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जिसमें हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए, आर्मेचर है, मैग्नेटिक फील्ड है, रिंग है, ब्रशेज हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं वो इस जनरेटर के होते हैं। अब यहां पर हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, वो जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है वर्किंग। वर्किंग एंड थ्योरी जिसे आप कहते हैं, वर्किंग एंड थ्योरी। तो वर्किंग के बारे में डिस्कस करने से लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं स्टार्टिंग में, ध्यान से देखना है आप इस पॉइंट को। जैसे ये आर्मेचर जो है ABCD, क्लियर, हम इसको क्या करेंगे? घुमाएंगे। जो अभी मैंने बात की मैकेनिकल एनर्जी, तो हम इस आर्मेचर को क्या करेंगे? घुमाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंजन। इंजन है जिसमें हमने डीजल डाला, वो इंजन घूमेगा, उसके साथ ये टच आर्मेचर होता है वो आर्मेचर को घुमाएगा। क्लियर? तो वो कौन है? क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने देखा होगा, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे भी जनरेटर जुड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है? उस जनरेटर में केवल क्या होता है? ये कंस्ट्रक्शन होती है, ये जो हमने डिस्कस की, केवल जनरेटर, वहां इंजन नहीं होता है। तो वो इंजन का काम कौन करता है? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे जो है इस आर्मेचर को घुमाने के लिए टच कर दिया जाता है, तो ट्रैक्टर जब चलेगा तो वो वहां से उसको आर्मेचर को घुमाएगा यहां पर।
क्लियर। तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं कि जो ये आर्मेचर ए बी सी डी, इसकी जो आर्म है ए बी, ध्यान से देखना इस चीज को, आर्म क्या है ए बी, तो यहां पर घूम रहा है तो ये आर्म ए बी है, ये ए और बी है, ये सी और डी है। तो हमने क्या माना, यहां पर मानना है लेट ए बी आर्म मूव अपवर्ड। मेरी उंगली की तरफ देखना, ये ए बी है, ये सी डी है, तो ये ए बी क्या है, अपवर्ड आएगी ऐसे। तो आपको पता है सी डी कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर। तो हमने पहले क्या माना, ए बी है वो कहां रहा है, ऊपर की तरफ। तो राइट हैंड, जैसे आपके में फ्लेमिंग रूल्स वगैरह दे रखे हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ एक ही रूल बता, राइट हैंड को ध्यान रखना है। ये राइट हैंड है, ऐसे रखना है इसको परपेंडिकुलर या ऐसे। ये अंगूठा है, थंब है, इसको 90 डिग्री पर, फिंगर है ये पाम हथेली है। तो जो ये थंब है, पाम है, ये तो पाम है, हथेली है, वो किसका काम करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। किसकी डायरेक्शन को, फोर्स। ये जो आपकी फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये थंब है वो आपका किसकी डायरेक्शन में लेना है, करंट की डायरेक्शन में लेना है। किसकी डायरेक्शन में लेना है, करंट की डायरेक्शन में। तो इसे राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मैं यहां पर अप्लाई करता हूं इसमें कि मैंने स्टार्टिंग में माना कि जो आर्म है ए बी कहां रही है, ऊपर। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नॉर्थ टू साउथ होगी। मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखिए यहां पर ये ए बी आर्म है वो कहां आई, ऊपर माना है। ये स्टार्टिंग में कहां रही है, ऊपर। तो इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, हाथ को ध्यान से देखना, फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। तो हथेली को कहां कर दिया मैंने, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये किसको दिखा रही है, फोर्स। इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, अपवर्ड। अब फिंगर है, उनको किसकी डायरेक्शन करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, नॉर्थ से साउथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप अपनी हथेली को ऐसे कर दीजिए, ना सॉरी उंगली, फिंगर है उनको ऐसे कर दीजिए। यहां पर दिख गया, फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। इस आर्म के ऊपर ए बी आर्म है वो कहां है, अपवर्ड। तो मतलब फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर। तो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की। तो करंट की डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, यानी ए से बी की तरफ करंट की डायरेक्शन है। बोलो है या नहीं है। तो क्लियर हो गया। ये हथेली है वो किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की में। ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर नॉर्थ से साउथ ऐसे दे रखा है। तो करंट है वो थंब है वो किसकी डायरेक्शन दे देगा, करंट की। तो ये किसकी डायरेक्शन, यहां पर करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी बेटा, ए से बी की तरफ करंट आएगा इसमें। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ए बी आर्म कहां आई, ऊपर। तो और सी डी कहां जाएगी बेटा, डाउनवर्ड। तो यहां पर राइट हैंड पाम यूज करना है आपने। फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई, लेकिन सी डी के ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, डाउनवर्ड। तो आप हथेली को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। देखिए अब फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हथेली कहां गई, नीचे। थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की। तो करंट की डायरेक्शन इसमें किस कहां से कहां आएगी, सीट से डी की तरफ। तो यहां पर इसमें करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ आएगी। तो करंट है वो इस प्रकार इसमें फ्लो होगा। इस कॉइल में करंट की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार फ्लो होगी। इसमें पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। राइट हैंड पाम रूल का यूज करना है। हथेली को, फिंगर को, दो हैं, इसमें आपको डायरेक्शन मिलेंगी, थर्ड अपने आप आ जाएगी। तो इस डायरेक्शन में करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो ए बी मैंने ये माना, सी डी मैंने ये माना। तो ये एक बार ऊपर आएगा, ये नीचे आ गया। फिर सी डी जो आर्म है वो कहां चली जाएगी, ए बी की जगह। और ए बी कहां जाएगा, सी डी की जगह, ऐसे। फिर से सी डी कहां आएगा, ऊपर। सी डी के ऊपर फोर्स है वो कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, ऐसे, यूं ही। तो फिर से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। सी डी अब कहां रहा है, नीचे की तरफ, इधर आकर कहां जाएगा, ऊपर। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इसमें भी फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो एसी क्या होता है, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट कंटिन्यूसली चेंज, पोलरिटी ऑफ करंट इज कंटिन्यूसली चेंज। जैसे आप ए बी में कैसे घूम जा रहा है करंट, ऊपर। लेकिन जब ए बी सी डी की जगह आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, नीचे की तरफ आएगी, जैसे सी डी में दिखा रखा है। आप जब बुक में देखेंगे तो आपको यहां पर दो डायग्राम बनाकर दिखाए हुए हैं। तो वहां पर आप
इजीली देख सकते हैं। और अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया कि पोजीशन चेंज हो जाएगी तो करंट की डायरेक्शन भी इसमें क्या हो जाएगी, चेंज, फिर से चेंज, फिर से चेंज। तो एसी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट, जो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, अल्टरनेटिंग करंट है वो कंटिन्यूसली इस प्रकार वेव की फॉर्मेशन में चलता है। क्लियर? ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए, फिर ये घूम के सीटी की जगह फिर से कंटिन्यूसली, फिर से क्या होगी, डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार यहां से कंटिन्यूसली डायरेक्शन है विद द पोलरिटी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्लियर? तो अब तो ये तो बात हुई किसकी, इससे वर्किंग की, मतलब स्टार्टिंग की। राइट हैंड रूल से हमने माना ए बी ऊपर की तरफ आ रहा है। अब इसकी मैथमेटिकली टर्म की बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया ऐसे मूव करेगा, इस प्रकार ये मैग्नेटिक फील्ड काम आया करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। अब यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे हुआ, कंटिन्यूसली एक कॉइल है वो क्या होगी, घूमेगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ। जब बेटा ये कॉइल कंटिन्यूसली घूमेगी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कॉइल ऐसे है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल कंटिन्यूसली क्या होगी, घूमेगी। तो यहां पर कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कटता चला जाएगा। मतलब कटने का मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर करंट है वो इंड्यूस्ड हुआ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो यूज हुआ घूमने का, जो कि फैराडे लॉ और हेनरी लॉ में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटली बताया था इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया होगा? अब इसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमने क्या निकालना है कि इंड्यूस्ड, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ई, जो कि किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी के बराबर होता है। डी फाई बाय डी टी, जो कि यहां पर मैंने बात की, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भैया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट ए, मतलब एरिया, बी डॉट ए होता है। जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा जो है वो यूज हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर जो है ये आर्मेचर जो मैंने लिया था ए बी सी डी, इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक टर्न नहीं है, तो इसलिए इसको नंबर ऑफ टर्न से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी दैट इज इक्वल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां पर थीटा की जगह ओमेगा टी लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहां पर एंगुलर रोटेशन है। क्या है, एंगुलर रोटेशन है, इसलिए यहां पर एंगुलर वेलोसिटी जो है वर्ड वो यूज होगा। तो यहां पर फ्लक्स एन किसके लिए लिखा, नंबर ऑफ टर्न्स। ये आर्मेचर, इसके अंदर एक टर्न नहीं है, एक टर्न होता तो ये लिखते, लेकिन इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो एन हो गए। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, कॉस ओमेगा एंगुलर है जो कि 2 पाई बाय टी के बराबर होती है, या 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम है। क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फ्लक्स की जगह लिखेंगे एन बी ए कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल आसान है। अब अगर ये चीजें डायरेक्शन की समझ में आ गई तो ये बहुत आसान है अभी। तो यहां से ई दैट इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, ये क्या है, कांस्टेंट, इनको हम बाहर ले लेते हैं, एन बी ए, इसको बाहर ले लिया। तो अंदर क्या होगा बेटा, डी बाय डी टी और कॉस ओमेगा टी। ठीक है? अब हमने क्या करना है, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो ई इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज इक्वल टू माइनस एन बी ए, कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा भैया। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस, और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस साइन। फिर एंगल का करेंगे तो एंगल ओमेगा टी है, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा। क्लियर? टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ओमेगा आ गया। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ई दैट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये ओमेगा बाहर है, कभी एंगल के साथ ओमेगा स्क्वायर कर दो, नहीं, ये बाहर है। यहां पर साइन ओमेगा टी।
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपके पास ये आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई दैट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया ऑफ द कॉइल, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, साइन ओमेगा टी आपका पता ही। अब हम कहते हैं कि मैक्सिमम ईएमएफ है वो कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के। तो मैक्सिमम ईएमएफ ई मैक्सिमम किसके बराबर होगा, एन बी ए ओमेगा। बेटा इसका जो है न्यूमेरिकल, जैसे सीबीएसई वगैरह का बोर्ड है या अपने हरियाणा बोर्ड है, उसमें क्या होता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि कितना ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड होगा एन बी ए ओमेगा के बराबर, और जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 है तभी मैक्सिमम होगा, अदरवाइज क्या होगा, मिनिमम साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से ये मैक्सिमम ईएमएफ है, हमने थ्योरी के अंदर निकाला कि इतना ईएमएफ है वो इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो बच्चों मैक्सिमम ईएमएफ हो किसके बराबर होगा, एन बी ए ओमेगा के बराबर। तो यहां से करंट निकालना चाहेंगे। अब आप कहोगे सर ईएमएफ तो हो गया लेकिन करंट है, करंट किसके बराबर होगा, आई जो करंट है वो किसके बराबर होता है, वी बाय आर। किसके बराबर होता है, वी बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो यहां से आपके पास आई जो करंट है ईएमएफ की फॉर्म में होगा, जो कि क्या होगा, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, आर जो है रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर, ये मैक्सिमम करंट ले रहे हैं हम। कैसा करंट ले रहे हैं, मैक्सिमम। तो यहां पर आई की जो वैल्यू है ना वो भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर मैक्सिमम नहीं ले लेते तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का और यूज करना है इसके साथ। क्लियर, तो इसमें से करंट है वो इतना इंड्यूस्ड होगा किसके अंदर, एसी जनरेटर के अंदर होगा। क्लियर। अब बेटा ये तो बात थी यहां तक की एसी जनरेटर की, जिसकी हमने डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, इसकी वर्किंग आपको बताया कि कॉइल है वो पहले ऊपर की तरफ आ रही है, माना है ये, इसको आप नीचे की तरफ भी मान सकते, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी थ्योरी है जिसमें हमने ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है वो हमने यहां पर डिस्कस किया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है वो जितनी ज्यादा होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, करंट है वो इंड्यूस्ड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसके बारे में डिस्कस किया। अब जस्ट नॉलेज के लिए आपकी बता देता हूं कि जो जनरेटर है जो हमने अभी डिस्कस किया वो सिंगल फेस का जनरेटर था। कैसे फेस का जनरेटर था, सिंगल फेस का था, सिंगल फेस जनरेटर था। और जो हमारे घरों में नॉर्मली हम बिजली यूज करते हैं वो भी किसकी यूज करते हैं, सिंगल फेस की, मतलब एक फेस होता है, 2 वायर आपके घर में आ रहे हैं मेन आपके पोल से, ट्रांसफॉर्मर से, एक ब्लैक और एक रेड। तो ब्लैक तो अर्थिंग का है, रेड है वो किसका है, आपके पास लाइव वायर बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक वायर है होता है। क्लियर, जो कि क्या है, लाइव वायर बोला जाता है, मतलब करंट का वायर है वो। और ये ब्लैक जो होता है वो किसका होता है, आपके अर्थिंग का वायर होता है। तो 2 ही वायर आते हैं, तो वो सिंगल फेस है। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं वो सिंगल फेस हैं। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, मल्टीपल फेसेस आते हैं। तो मल्टी फेस एसी जनरेटर क्या होते हैं, सिंगल फेस का भी जनरेटर होता है, डबल फेस का भी होता है और 3 फेस का भी होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जर्नल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि 2 फेस का जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है, जैसे हमने सिंगल फेस में एक क्वाइल ली थी, एक आर्मेचर की क्वाइल ली थी, 2 फेसेस में वो क्वाइल कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, लेकिन जो क्वाइल है वो क्या हो जाएंगी, 2 क्वाइल्स हो जाएंगी। और दोनों क्वाइल्स में इनिशियली जो फेज डिफरेंस है वो बेटा 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का, 90। ये पहली क्वाइल है, ये डॉटेड की दूसरी क्वाइल है। इन दोनों क्वाइल में इनिशियली जो फेज डिफरेंस बना दिया जाता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर वो उसी हिसाब से रोटेशन वगैरह जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो सब कुछ सेम होता है। तो वहां से हम 2 फेस ले लेंगे। कितने फेस, 2 फेस। तो 2 फेस होगा, उसमें कितने वायर आएंगे आपके पास, 3 वायर्स आएंगे। कौन कौन से,
एक तो अर्थ का ब्लैक वायर और 2 रेड वायर। क्लियर? 2 लाइव वायर आपके पास आएंगे। तो वो कितने फेस हो गए? 2 फेस हो गए। कितने फेस हो गए? 2। 3 फेस जनरेटर होता है, उसमें 3 आर्मेचर होते हैं, 3 क्वाइल्स हैं वो होती हैं, जिनके बीच में 60 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है। 0, 60, 120 इसी प्रकार चलता रहेगा। तो तीनों क्वाइलों में जो फेस 3 क्वाइल हो जाएंगे, तीनों में फेस डिफरेंस है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इसमें आपके पास 4 वायर हो जाएंगे 3 फेस के अंदर। एक तो अर्थ का ब्लैक और 3 जो हैं 3 जो हैं वो रेड वायर होंगे, मतलब लाइव वायर जिनको हम बोलते हैं। क्लियर? तो फेस वायर भी हम इनको बोलते हैं। तो 3 फेस में आपको 3 वायर मिलेंगे। क्लियर? जैसे अब आप देखते हैं आपके घरों के आसपास है वो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, तो आप उसमें क्या देखते हैं? ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें से जब आउट निकलता है, आउट नॉट इन, इनमें तो 3 आपको मिलेंगे, लेकिन 1 जो अर्थिंग है वो ट्रांसफॉर्मर निकालता है। तो वहां से आप जब आउट देखेंगे ट्रांसफॉर्मर में से, तो 4 पॉइंट्स जो हैं वो आउट के मिलेंगे ट्रांसफॉर्मर में से। क्यों? किस किस के? एक अर्थिंग का और 3 फेस। जो हमारे घर ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं घरों के पास, उनमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि 3 फेस निकालते हैं, लेकिन हम अपने घर में केवल सिंगल फेस लेके आते हैं, क्योंकि हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो सिंगल फेस पर चलते हैं। क्लियर? तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया कि जनरेटर हैं वो आपके पास सिंगल फेस का भी होता है, 2 फेस का भी होता है, 3 फेस का भी होता है। और जनरेटर जो है वो बेटा सब जगह होते हैं, जैसे जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पावर प्लांट जहां पर होते हैं उनमें एक प्रकार से जनरेटर ही होता है। उस आर्मेचर को घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन जनरेशन जो है या प्रोडक्शन जो है उसका मेथड या प्रिंसिपल है वो सेम होता है। अगर आपके पास थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें कोयले का यूज करके थर्मल हीट प्रोड्यूस करके स्टीम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आर्मेचर घूमता है। एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है? वाटर, हाई स्पीड से वाटर है वो गिराया जाता है और उससे क्या होता है? आर्मेचर है वो आपका घूमता है। क्लियर? तो पंखे जो होते हैं उनके ऊपर वाटर गिराया जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। या विंड एनर्जी है, हवा से आपने देखा होगा पंखुड़ियां हैं वो घूमती रहती हैं। क्लियर? तो जिससे क्या होगा? आर्मेचर घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। कहने का मतलब जो है वो बेसिक प्रिंसिपल और फिनोमिनॉन जो हैं वो सेम है, बाकी आर्मेचर को घुमाने का वो एक मेथड अलग अलग हो जाता है, इसलिए उनको हम थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रोलिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड